प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर। जैसे हम लास्ट पार्ट में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के 20 असर्शन रीजन क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था, ठीक। और जैसे मैंने बताया था सेकेंड पार्ट में हम और भी 20 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, और आज मैं बाकी 20 क्वेश्चन लेके तुम लोगों के सामने आ गया हूँ। तो इसमें कौन कौन सी टॉपिक होगा, इसमें जो टॉपिक्स होंगे देख लो, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, जैसे मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स है। लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट, उसके अलावा स्टोइशियोमेट्री, जितने भी केमिकल कैलकुलेशंस है रिलेटेड टू मोल, वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। देन यूडियोमेट्री, गैसियस रिएक्शन। मतलब ये चार टॉपिक है जो मेन टॉपिक है। इनको अपन कितने क्वेश्चन लेके आए हैं? 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो असर्शन रीजन के 20 क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। assertion combustion of 16 gram of methane gives 18 gram of water। आप अगर combustion of methane की बात करोगे तो CH4 plus O2 gives rise to CO2 plus water, ठीक। तो अगर बैलेंस करोगे तो ये हो गया 2 वाटर और ये हो गया 2 O2। दिस इज द कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन। अच्छा, इसमें देखो 1 मोल ऑफ मीथेन undergoes a reaction with 2 moles of oxygen to form 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water। 1 mole of methane means उसका मास कितना हुआ? 16 ग्राम। और इसका मास कितना होगा वाटर का? 2 मोल्स है, तो 18 into 2 that is 36 ग्राम। तो इसमें क्या दिया है? combustion of 16 ग्राम of methane gives 18 ग्राम of water। इसका मतलब ये 36 ग्राम है। assertion क्या हो गया? गलत हो गया। assertion is wrong। और अब रीजन इन द कंबस्शन ऑफ मीथेन वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, ये सही है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? असर्शन सही है और गलत, और असर्शन रॉन्ग है, और जो रीजन है दैट इज ट्रू। सो असर्शन इज फॉल्स एंड द रीजन इज करेक्ट। तो ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पे? ऑप्शन इज सी। समझे? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द रिएक्टेंट व्हिच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इन अ रिएक्शन इट्स कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो पता ही, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो सबसे पहले कंज्यूम होता है। जो एक्सेस रिएजेंट होता है वो रिएक्शन के बाद भी पढ़ा जाता है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट मींस द रिएक्टेंट व्हिच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो पहले कंज्यूम हो जाता है, ठीक। तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट। द लिमिटिंग रिएजेंट गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑन द कंप्लीट कंबस्शन। क्योंकि जो लिमिट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट है, अगर वही रिएक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, लिमिट कर रहा है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट बनता है ऑन कंप्लीट कंजप्शन। इसका मतलब क्या है? असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट। और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हुआ। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन क्या आ गया? ए। असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलो थर्ड क्वेश्चन। 16 ग्राम ऑफ CH4 reacts with 80 ग्राम ऑफ O2 to give 44 ग्राम ऑफ CO2 and 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें फिर दोबारा रिएक्शन देखते हैं। CH4 plus 2 O2 gives rise to CO2 plus 2 water। समझे? अच्छा, तो ये अगर 1 मोल है तो 1 मोल के रिस्पेक्ट में कितना है? 16 ग्राम है। ये 2 मोल से 32 into 2 that is 64 ग्राम, ठीक। और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है 44 ग्राम, और ये कितना हो गया? दैट इज 36 ग्राम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास चाहो तो आप ऐड करके भी देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या दिया? 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 80 ग्राम ऑफ O2। ये 64 है, 80 दिया, इसका मतलब ये एक्सेस रिएजेंट हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। टू गिव 1 मोल ऑफ दैट इज 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि दिस इज द एक्सेस रिएजेंट और ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। और हमें पता है जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है that is completely decided by the limiting reagent। तो इसका मतलब assertion बिल्कुल सही है। The amount of product formed in a reaction should be calculated with respect to limiting reagent। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये limiting reagent है CH4, इसके रिस्पेक्ट में हम प्रोडक्ट को कैलकुलेट किए हैं। अगर इसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट को कैलकुलेट करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2 बनेगा 44 ग्राम और वाटर बनेगा 36 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? assertion रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन इज ए। अब नेक्स्ट, इन लेबोरेटरी reagents are made to a specific molarity rather than molarity। तो जैसे हम
डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट से स्टार्टिंग फ्रॉम परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलारिटी, ये सारे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में सबसे जो कॉमन कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है, सबसे मोर यूज्ड जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट होता है, दैट इज नॉन अदर देन द मोलारिटी, दैट इज नॉन अदर देन मोलारिटी। चाहे आप पीएच कैलकुलेशन करो या आगे जाके फिर केमिकल काइनेटिक्स में देखो या फिर आगे जाके देखोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हर जगह कॉन्सेंट्रेशन जो लिया गया है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू मोलारिटी। ठीक, तो इसमें क्या दिया है, इन लैबोरेटरी रिएजेंट्स आर मेड टू अ स्पेसिफिक मोलारिटी देन द मोलारिटी। बिल्कुल सही, मोलारिटी के कंपैरिजन में मोलारिटी को सबसे ज्यादा यूज होता है, बिल्कुल सही है। असर्शन रीजन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इजियर टू मेजर देन इट्स मास, ये भी सही है। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, आप एक मेजरिंग सिलेंडर ले लो, ठीक है, एक मेजरिंग सिलेंडर ले लो, मेजरिंग सिलेंडर में वॉल्यूम को इजीली मेजर कर सकते हैं, समझ आए। लेकिन अगर हम मोलारिटी की बात कर रहे हो तो मोलारिटी क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्वेंट। आप सॉल्यूशन का मास को मेजर कर सकते हो पर सॉल्वेंट का मास को मेजर करना आसान नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर ही सॉल्वेंट है और उसी से सॉल्यूट भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम वॉल्यूम को इजीली मेजर कर सकते हैं, और जो मोलारिटी है दैट इज आल्सो कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम। सो मोलारिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्सेंट्रेशन यूनिट। इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आ गया, ए। अब नेक्स्ट, molality and mole fraction units of concentrations do not change with temperature। molality क्या है, number of moles of the solute present in 1 kg of the solvent। mole fraction क्या है, ratio of the number of moles। तो molality में क्या है, number of moles to mass, molality में number of moles to number of moles। mass और number of moles दोनों टेम्परेचर से चेंज नहीं होते। अगर दोनों टेम्परेचर से अनअफेक्टेड है तो इसका मतलब क्या हुआ, molality and mole fraction units of concentration do not change with temperature। बिल्कुल सही है। These concentration units are defined in terms of mass rather in terms of volume, and mass is independent of temperature। moles को भी हम moles क्या है, number of moles equal to given mass और molar mass, वो भी mass हो गए, और mass temperature से affect नहीं होता, जो कि volume easily affected होता है। तो ये दोनों सही हुए और उससे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आ गया। तो ऑप्शन इज ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मोल फ्रैक्शन एंड मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट इन अ बाइनरी सॉल्यूशन इज नोन। हमें अगर बाइनरी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन और मोलर मास मिल जाएगा, इट्स मोलारिटी कैन बी नोन। सही, क्योंकि मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसका मतलब इसमें क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इन अ बाइनरी सॉल्यूशन आर नोन, इट्स मोलारिटी कैन बी कैलकुलेटेड। मोलारिटी कैन बी कैलकुलेटेड। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये बिल्कुल आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको अगर मोल फ्रैक्शन दिया जाए और मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट दिया जाए। फॉर ए गिवन मोल फ्रैक्शन मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। बताओ मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। अगर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है भाई, फार्मूला में हम क्या यूज कर रहे हैं, गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो अगर गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट है वहां पे मोलर मास की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर मोलर मास की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, मोलारिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो असर्शन इज करेक्ट एंड द रीजन इज फॉल्स। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आ गया, सी। नेक्स्ट, in a chemical reaction maximum yield of product is obtained when reactants are taken in stoichiometric amount। जैसे हमने एक रिएक्शन लिया है, A plus BP gives rise to product। तो मैक्सिमम yield कब होगा, जब A moles of A reacts with B moles of B। तो दोनों का अगर स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो A B दिया गया है तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम yield होगा। इसका मतलब सारे रिएक्टर प्रोडक्ट में कंज्यूम हो जाएंगे, और सारे रिएक्टर प्रोडक्ट में कंज्यूम हो गए तो मैक्सिमम yield तो बनेगा ही बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या हुआ, असर्शन इज करेक्ट। द रिएक्टेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड मास रेशियो इन अ केमिकल रिएक्शन। ये गलत हो गया, रिएक्टेंट्स फिक्स्ड मास रेशियो में रिएक्ट नहीं करते, फिक्स्ड मोल रेशियो में रिएक्ट करते हैं। तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट एंड द रीजन इज फॉल्स।
तो ऑप्शन क्या आ गया सी। ठीक है, ये समझ आया ना। रिएक्टेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड मास रेशियो नहीं फिक्स्ड मोल रेशियो इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब assertion is wrong and reason is assertion is correct and reason is wrong. So option C. Now question number 8. When the solution is diluted from volume V1 to V2, तो हम डाइल्यूट कैसे करेंगे सॉल्यूशन को? कोई सॉल्वेंट ऐड कर दो, सॉल्वेंट कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दो। मान लो हमने 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन लिया है, कितना 500 मिलीलीटर, उसमें और 500 मिलीलीटर आपने वाटर ऐड कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम तो चेंज हो गया और उसके रिस्पेक्ट में मोलैरिटी भी चेंज होगा। क्यों? मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज होगा क्या? क्योंकि सॉल्यूट तो हमने चेंज नहीं किया, डाइल्यूट करो या कंसंट्रेटेड करो। तो जो भी हम डाइल्यूट कंसंट्रेट करते हैं जनरली हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कांस्टेंट होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट होगा तो प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो क्या दिया है भाई, diluted from volume V1 to V2 by adding solvents, its molarity before dilution M1 and after dilution M2 are related as M1V1 equal to M2V2। बिल्कुल सही है कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होगा तो प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम मस्ट बी कांस्टेंट। तो assertion is correct। Reason, during dilution moles of the solute remains conserved, ये भी सही है। मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम चेंज होगा और वॉल्यूम के साथ साथ मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा। तो assertion is correct and reason is correct और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितने में आ गए 9। फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन टू लिक्विड्स A and B, ठीक है, फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ दो लिक्विड A and B, बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं, विथ नॉलेज ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस मोलैरिटी कैन बी कन्वर्टेड टू मोलैरिटी। बिल्कुल सही, ठीक। तो मोलैरिटी अगर पता है, डेंसिटी पता है, सॉल्यूशन के डेंसिटी का पता है, तो आप उसको मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स टू वॉल्यूम। मोलैरिटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास। तो मोलैरिटी दोनों कैसे रिलेटेड हुए? थ्रू डेंसिटी रिलेटेड हुए। तो ऑप्शन assertion is correct। Molarity is defined in terms of volume and molarity is in terms of the mass, and mass and volume are related by density। तो इसका मतलब क्या हुआ? assertion is correct और reason is correct और assertion और reason is the correct explanation from the assertion। तो इसका मतलब दोनों सही है, उसका correct explanation है। तो option is A। next is 2 moles of barium chloride reacts with 3 moles of sodium phosphate to form 0.66 mole of barium phosphate। तो आप रिएक्शन लिखो, बेरियम क्लोराइड प्लस Na3PO4। so the reaction will be barium phosphate प्लस वाटर, बेरियम फॉस्फेट प्लस वाटर। तो इसमें देखो 3 मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड और यहाँ पे आप फॉस्फेट कितने 2, ठीक है। अच्छा, तो वाटर भी आप बैलेंस कर लेना। अब बताओ बेरियम फॉस्फेट, सॉरी वाटर नहीं होगा यहाँ पे होगा, बताओ, ये तो डबल डिस्टिलेशन की रिएक्शन है। तो NaCl कितना होंगे 6 मोल्स ऑफ NaCl, ठीक है। अच्छा, अब बताओ 3 मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट टू गिव यहाँ पे कितने 1 मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट एंड 6 मोल्स ऑफ NaCl। तो इसमें अगर 3 मोल्स है, ये 2 मोल्स है, बट क्वेश्चन में क्या दिया है 2 मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड, ये दिया है 2 moles, 3 moles of sodium sulfate, 3 moles। और स्टूडेंट देखो क्लियरली इसमें देख के क्या लगा, विथ रिस्पेक्ट टू 3 मोल यहाँ पे 2 मोल्स दिया है, तो विथ रिस्पेक्ट 2 मोल 3 मोल्स दिया है, तो बेरियम क्लोराइड इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर बेरियम क्लोराइड लिमिटिंग रिएजेंट है, दैट विल डिसाइड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है, बेरियम फॉस्फेट अगर पूछा गया है तो 3 मोल्स गिव्स राइज टू 1 मोल।
तो अगर यहाँ पे 2 मोल्स दिया है तो अगर 1 मोल है तो 1/3, और 2 मोल्स है तो 2 into 1/3। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 moles gives rise to 1 mole, 1 mole will give 1/3 moles, 2 moles will give 1/3 into 2, that is 0.66 mole of barium phosphate। बिल्कुल सही, तो assertion is correct। अब barium chloride is the limiting reactant and some sodium phosphate remain unreacted। अगर ये limiting reactant है, ये completely consume हो जाएगा। अगर ये completely consume होगा, ये हो गया excess reagent, और excess reagent कुछ ना कुछ पड़ा रहेगा, और जो product formation है that is decided by the limiting reagent। इसका मतलब क्या हुआ? Assertion is correct, reason is also correct and reason is the correct explanation। स्टूडेंट नोट कर लिए? अगर कहीं पे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो क्या करना, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर देख के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। 30 milliliter of hydrogen and 20 milliliter of O2 reacts to form water, 5 milliliter H2 is left at the end of the reaction। तो हम रिएक्शन लिखो, H2 plus O2 gives rise to H2। देख लो, H2 plus O2 gives rise to H2O। तो बैलेंस रिएक्शन 2H2 gives rise to H2O। तो यहाँ पे दिया 30 मिलीलीटर H2, ये हो गया 30 मिलीलीटर। ये अगर 30 मिलीलीटर H2 है तो O2 कितना दिए हैं? 20 मिलीलीटर। अब देखो, तो विथ रेस्पेक्ट टू 2 moles of hydrogen 1 mole of O2 is needed। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, with respect to 2 moles of hydrogen 1 mole of O2 is needed। so 2 मोल के रिस्पेक्ट में 30 मोल है, तो ये कितना होना चाहिए था? ये होना चाहिए था 15 मिलीलीटर, पर दिया कितना है? 20, तो फिर बचेगा कितना? 5 मिलीलीटर बचेगा। दिस इज द एक्सेस रिएजेंट ER, ठीक है? तो 30 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 20 मिलीलीटर O2 रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, 5 मिलीलीटर H2 इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। बिल्कुल सही है, ठीक है फ्रेंड्स? अच्छा, अब नेक्स्ट H2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये भी सही है, ठीक है? H2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, और लिमिटिंग रिएक्टेंट हाइड्रोजन है, तो तभी तो क्या बच रहा है यहाँ पे? तभी यहाँ पर क्या बच रहा है ना? 5 मिलीलीटर ऑफ O2 यहाँ पे बच रहा है, ठीक है? यहाँ पे देख लो 30 मिलीलीटर H2 एंड दिस, अच्छा 5 मिलीलीटर O2 बच रहा है, बट यहाँ पे क्या दिया है? H2 इज लेफ्ट, नो, H2 तो सारे कंज्यूम हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड O2 इज द एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ पे अगर O2 की जगह ये लिखा होता कि 5 मिलीलीटर ऑफ O2, H2 की जगह लिखा होता 5 मिलीलीटर O2 इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, तो फिर सही होता। तो क्या हुआ? assertion is false, but reason is true, option C। next question है assertion, number of gram molecules of SO2 Cl2, number of gram molecule of SO2 Cl2। SO2 Cl2 का मास है 135 ग्राम, ये कितना दिया है? 13.5, that is 0.1 मोल दिया है। फिर समझ आए? 0.1 मोल। सल्फ्यूराइड क्लोराइड इज 0.2, ये हो गया गलत। असर्शन क्या है? असर्शन इज रॉन्ग, क्योंकि 0.1 मोल होना चाहिए था। ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। नो, ग्राम मॉलिक्यूल मींस 1 ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम एटम इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम आयन इक्वल टू 1 मोल। तो यहाँ पे दिया है ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ये गलत हो गया है। तो असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज आल्सो रॉन्ग। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आ गया? डी। नेक्स्ट, 0.2 mole of NaOH when present in 1 liter of the aqueous solution gives a solution of concentration 0.2 m। सही है। मोलारिटी क्या है? मोलारिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of the solution। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 0.2। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 1 liter। तो मोलारिटी कितना होगा? 0.2 by 1, that is 0.2 m। नेक्स्ट, molarity is expressed in units of moles per 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट, ये भी सही है, बट ये उससे करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें मोलारिटी दिया है और यहाँ पे मोलारिटी वेरिएबल है, दोनों सही है, पर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
तो ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, when acid reacts with base, then moles of acid reacted is equal to moles of base. Suppose हम ले रहे हैं NaOH plus H2SO4 gives rise to Na2SO4 plus water. तो 2 NaOH और यहाँ पे 2 water आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब देखो 2 moles of NaOH react with 1 mole of H2SO4, बट यहाँ पे क्या दिया है? When acid reacts with base, then moles of acid reacted equal to moles of base. ये गलत हो गया। ठीक है, moles तो कभी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब assertion is wrong. Next, number of equivalents of acid, base and salts are equal with each other. तो ये हो गया सही। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट, जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है, याद होगा जो N1 N2 हम फार्मूला यूज करते हैं जो टाइट्रेशन का, तो इसमें क्या बता रहा है? Number of equivalents of all the reactants and products must be equal to each other, irrespective of the reactant और irrespective of the reaction. तो कोई भी रिएक्शन लो, ठीक है, जैसे हम कोई रिएक्शन ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे दोनों देखो, number of equivalents of NaOH equal to number of equivalents of H2SO4 equal to number of equivalents of Na2SO4. नंबर ऑफ इक्विवेलेंस सबका बराबर होगा, बट नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 1 mole of SO2 contains double the number of molecules present in 1 mole of O2. अच्छा, अब देखो 1 mole of SO2 1 mole में कितने मॉलिक्यूल्स है? Na मॉलिक्यूल्स है। and present in 1 mole of O2. 1 mole O2 में कितने हैं? That is also Na molecules. तो दोनों बराबर हो गए। तो बट यहाँ पे क्या दिया है? डबल द नंबर ऑफ molecules। ये assertion is wrong. Assertion is false. Next, molecular weight of SO2 is double that of O2. ठीक है? अच्छा, तो SO2 का molecular weight कितना है? 64 ग्राम है। O2 में कितना है? 32 ग्राम है। तो डबल हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल डबल हुआ। तो इसका मतलब assertion is false but reason is true. ऑप्शन क्या आ गया? डी। अब नेक्स्ट, 22.4 liter of N2 at NTP, 22.4 liter N2 at NTP and 5.6 liter of O2 at NTP contain equal number of molecules. ये नहीं है, हमें पता है। Under identical conditions of temperature and pressure, according to Avogadro's law, under identical conditions of temperature and pressure, equal volume of all gases contain equal number of molecules and equal number of moles. तो इसका मतलब अगर NTP दोनों का है, तो अगर वॉल्यूम दोनों के बराबर होगा तब जाके नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होगा। बट यहाँ पे N2 का कितना दिया है? 20.4 लीटर और O2 का दिया है 5.6 लीटर। ये गलत हो गया। दोनों का इधर 22.4 लीटर होगा या दोनों का 5.6 लीटर होगा। ठीक, अच्छा, तो रीजन, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सही है, assertion is wrong but reason is true. ठीक है, so under identical conditions or similar conditions of temperature and pressure all gases contain equal number. assertion is wrong. यहाँ पे एक ऑप्शन लिख लो, assertion ऑप्शन डी में A is wrong but R is true. ठीक है, या ऑप्शन थोड़ा सा करेक्शन कर लो, assertion is wrong but reason is true. तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आ गया? ऑप्शन इज डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब नेक्स्ट, अब बस 70 क्वेश्चन पे पहुंच गए। स्टार्टिंग विथ 2 मोल्स ऑफ N2 and 6 ग्राम ऑफ H2, तो रिएक्शन है N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3। तो स्टार्टिंग विथ 2 मोल्स ऑफ N2, ये 2 मोल्स है, ये कितना है? 6 ग्राम मींस 3 मोल्स है। ठीक, 34 ग्राम ऑफ NH3, ये कितना है? ये 2 मोल्स है। तो अब ये देखो, बैलेंस रिएक्शन में N2 कितना दिया है? N2 1 है, तो ये कितना होना चाहिए था? 3 मोल और 2 मोल रिस्पेक्ट में 1 होना चाहिए था, बट एक्सेस रिएजेंट है, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो 2 मोल ऑफ NH3 दैट इज 34 ग्राम ऑफ NH3, बिल्कुल सही है।
रीजन N2 इज एक्सेस रिएजेंट हियर, ये भी सही है, N2 इज एक्सेस रिएजेंट हियर, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ क्या? नहीं, क्योंकि एक्सेस रिएजेंट के ऊपर प्रोडक्ट फॉर्मेशन बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करता है। जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है दैट इज सोलली और कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट अगर ये लिखा होता यहाँ पे H2 is the limiting reagent which is going to make the product feasible. Okay, तो इसका मतलब assertion सही है, रीजन सही है, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी। फ्रेंड देखो, और लास्ट बाकी के लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस चेंज कंसिडरेबली विद टेम्परेचर और प्रेशर, ये तो बताइए। जो गैस है, गैस का वॉल्यूम इज लार्जली अफेक्टेड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर, बिल्कुल आश्वासन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मोलर वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, ये भी सही है, ये भी सही है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आश्वासन सही है और रीजन सही है, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट है, ये देख लो 19 क्वेश्चन, a reactant that is entirely consumed when a reaction goes to completion is known as limiting reagent। ये तो ऑलरेडी इससे लेकर सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। लिमिटिंग रिएजेंट मींस व्हिच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, आश्वासन सही है। वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, नहीं, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, जो कि एवोगाड्रोस लॉ है। तो क्या हो गया? आश्वासन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी। अब फ्रेंड आगे हम लास्ट क्वेश्चन, इस तरह हमेशा लास्ट क्वेश्चन की तरफ इंतजार रहता है, ठीक है। ये से लास्ट क्वेश्चन है, बस इसके बाद आज के जो तुम्हारा क्लास खत्म हो जाएगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, तो हमें पता है इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो इक्विवेलेंट मास मींस मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो यहाँ पे एसिड का जो n फैक्टर है, एसिड का n फैक्टर क्या होता है? बेसिसिटी। तो n फैक्टर ऑफ द एसिड इज बेसिसिटी। तो बेसिसिटी क्या है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, और बेस का जो n फैक्टर होता है एसिडिटी होता है। एसिडिटी क्या है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन। तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट मास ऑफ द एसिड इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास में बेसिसिटी अगर दिया होता फिर सही होता, लेकिन यहाँ पे बेसिसिटी का जगह क्या दिया है? एसिडिटी, assertion is wrong. Next, reason, acidity the number of replaceable hydrogen atoms, नहीं, acidity the number of replaceable OH- ion, और यहाँ पे दिया acidity is the number of replaceable hydrogen atoms is in one molecule of the acid, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, assertion is wrong and reason is also wrong, तो दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। तो both A and R are false, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द 20 क्वेश्चंस। तो अगर तुम लोग मार्क किए नहीं हो तो ये देख लो, ये उसका आंसर की दिया है, फटाफट इसका नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप जो हम छोटी सी प्रयास कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, जैसे तुम लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लैरिटी हो और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी स्टूडेंट को फेस करते हैं आश्वासन रीजन के क्वेश्चन को फेस करते हैं। तो इसलिए हमने ये बिल्कुल ट्राई किया तुम लोगों के लिए आश्वासन रीजन हर चैप्टर के कुछ जैसे 12th क्लास का पहले कंप्लीट हुआ था, अब 11th क्लास का अब धीरे धीरे बना रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हो गया, आगे भी सेकंड चैप्टर आगे भी बनाएंगे। तो अगर कहीं पे कोई सजेशन हो या चाहते हो नहीं ये चैप्टर जल्दी से बनना चाहिए, तो स्टूडेंट दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट इन द कमेंट राइट द नेम ऑफ द चैप्टर, तो उस चैप्टर को हम पहले बनाने की कोशिश करेंगे। तो होप हम जो यहाँ पे तुम लोगों के लिए छोटी सी उद्यम कर रहे हैं और ये बिल्कुल तुम लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है, और तुम लोग जैसे देख रहे हो या कभी कभी कुछ कमेंट दे रहे हो, तो उसमें बिल्कुल हम लोग मोटिवेटेड हो रहे हैं और आगे की वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिल रहा है। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।